बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर बीएससी सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, और हम आज स्टडी करेंगे दो इफ़ेक्ट्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के होने के लिए हम दो किस्म के मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है SN1 एंड SN2। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस स्पीड के साथ रिएक्शन होगा, यानी व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, और आया कि वो रिएक्शन SN1 से होगा या SN2 से, मीन्स विच मैकेनिज्म इज़ फॉलोड, यानी टू फाइंड आउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। इन दो चीज़ों के ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं, और ये फैक्टर्स ही फाइनली डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैकेनिज़्म होगा और उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। चार किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें से आज हम दो इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे, और दो इफ़ेक्ट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होंगे। एक तो आज हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, सेकंड होगा इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट जो होता है दो तरह का होगा। सबस्ट्रेट कुड बी न्यूट्रल और इट कुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। सबस्ट्रेट या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट की बात करें तो याद रखिएगा तीन तरह के, जब हम SN1 रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तीन तरह के कार्बोकेटाइंस हमें मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब उनमें से कौन सा फेवर करेगा SN1 को, कौन सा फेवर करेगा SN2 को, ये हम सारा डिस्कस करेंगे। हम पहले बात SN1 से शुरू करते हैं। SN1 दो स्टेप्स पे मुश्तमिल है, जिसमें पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप के चले जाने से कार्बोकेटाइन तश्कील पाता है। कार्बोकेटाइन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। हम जानते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो टर्शियरी होते हैं। उसकी वजह है टर्शियरी कार्बोकेटाइन में ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं या बल्की ग्रुप्स होते हैं, डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू उस प्लस कार्बन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। मसलन ये देखें, ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी होगा, और ये प्राइमरी होगा, एंड सो ऑन। टर्शियरी में तीन मिथाइल ग्रुप आपको नज़र हैं, सेकेंडरी में दो, और प्राइमरी में जो एक कार्बन के साथ फर्दर कनेक्टिविटी है। तो ये इंडक्टिव डोनेटिंग इफेक्ट से जब ये क्लाउड अंदर की तरफ डोनेट करते हैं तो इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर देते हैं। इसलिए सबसे जो स्टेबल होंगे वो टर्शियरी कार्बोकेटाइंस होंगे, उसके बाद प्राइमरी होंगे सबसे कम, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल प्राइमरी होंगे। तो यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, जिस वक्त हम SN1 की बात करेंगे, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हैं, तो टर्शियरी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो SN1 को सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे। यानी जिस वक्त आप एक टर्शियरी सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे होंगे, ऐसे में कार्बोकेटाइन का बनना और स्टेबल कार्बोकेटाइन का बनना इस बात की दलील होगा कि रिएक्शन SN1 होगा, SN1। अब SN2 टर्शियरी पे क्यों नहीं होता, आगे चल के मैं आपको इसकी एक लॉजिक भी बताऊंगा SN2 के बारे में, कि वो SN2 जो होते हैं वो प्राइमरी को फेवर करते हैं, और जो SN1 होते हैं वो टर्शियरी के लिए फेवरेबल होते हैं। यानी जो SN1 रिएक्शंस होंगे वो टर्शियरी जो सबस्ट्रेट हैं उनके ऊपर होते हैं, और जो SN2 होते हैं वो प्राइमरी के ऊपर ज़्यादा होते हैं। SN1 का टर्शियरी के लिए होना ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका, यानी जो टर्शियरी सबस्ट्रेट हैं वो ज़्यादातर फॉलो करते हैं SN1 को।
क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन क्योंकि स्टेबलाइज कर दिया जा सकता है, टर्शरी में वो स्टेबल होता है, इसलिए जो टर्शरी होते हैं उसमें SN1 ही फॉलो होगा। अब एक और लॉजिक बताता हूँ कि SN2 में टर्शरी क्यों फॉलो नहीं होता, मतलब टर्शरी मैकेनिज़्म SN2 मैकेनिज़्म टर्शरी जो सबस्ट्रेट उनके लिए क्यों नहीं होता। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जिस वक्त हम SN2 की बात करते हैं, प्राइमरी सबस्ट्रेट में ज़्यादातर SN2 होता है। SN2 में आपको पता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट जिस वक्त बन रही होती है, तीन चीज़ें तो अटैच होती हैं, ये जो दो चीज़ें हैं इनमें से एक अटैच हो रही होती है और एक छोड़ के जा रही होती है। ट्रांजिशन स्टेट है ये। तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये जो सेंट्रल कार्बन है ये 5 ग्रुप्स को मैनेज किए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर हम यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स लगा दें, यहाँ पे मिथाइल लगा देती, यानी इसको टर्शरी बना दिया जाए, ऐसे में ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, एक तो ये कार्बन इन 5 बल्कि ग्रुप्स को अब मैनेज नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा होगा तो ये बल्कि ग्रुप उसको स्टेरिकली हिंडर करेंगे, यानी उसको अपने बल्क के अंदर आने नहीं देंगे। न्यूक्लियोफाइल को उतनी जगह ही नहीं देंगे कि वो आके सेंट्रल कार्बन पे यानी इस पे अटैक कर सके। ये बल्कि ग्रुप से होते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को धकेलते हैं, स्टेरिकली हिंडर करेंगे। इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, बल्कि ग्रुप्स की वजह से रिपल्शंस होना। इसलिए हम ये कहेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट जो कि SN2 में होती है, उसमें जो टर्शरी सबस्ट्रेट होते हैं वो ज़्यादा फेवर्ड नहीं होते, उसमें प्राइमरी ही ज़्यादा फेवरेबल होंगे। यानी CH3 की बजाय अगर आप हाइड्रोजन से इस्तेमाल करेंगे, इसको एक प्राइमरी सबस्ट्रेट बनाएंगे, ऐसे में इन 5 ग्रुप्स को मैनेज करना भी कार्बन के लिए आसान है और अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल को इन छोटे छोटे हाइड्रोजन से उतना स्टेरिकली हिंड्रेंस भी फील नहीं होगी। अल्टीमेटली SN2 जो है वो प्राइमरी में और जो SN1 मैकेनिज़्म है वो टर्शरी सबस्ट्रेट में हमें देखने को मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी जो सबस्ट्रेट है उनमें कौन सा मैकेनिज़्म होगा, SN1 हो गया या SN2। याद रखें टर्शरी ज़्यादातर फॉलो करते हैं SN1 को, प्राइमरी फॉलो करते हैं SN2 को। जो सेकेंडरी हैं दे कैन फॉलो बोथ SN1 एंड SN2, वो दोनों फॉलो कर सकते हैं, SN1 भी फॉलो कर सकते हैं, SN2 भी फॉलो कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि बाकी के जो 3 फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, यानी जो इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है और अल्टीमेटली इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है। ये तमाम इफ़ेक्ट्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो हमारा सेकेंडरी सबस्ट्रेट है वेदर इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट बाय फॉलोइंग SN1 और फॉलोइंग SN2। तो ये इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये बात कह देना कि टर्शरी हमेशा SN1 करते हैं तो ये भी गलत है। कहीं ना कहीं जो टर्शरी होते हैं वो SN1 से हट के SN2 कर सकते हैं, और इसी तरह जो प्राइमरी होते हैं वो सिर्फ SN2 ही नहीं करते, दे कैन आल्सो फॉलो SN1। बट जो जनरल केस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेजर जो मैटर्स हैं उसमें ऐसा ही होगा कि जो टर्शरी हैं वो ज़्यादा फॉलो SN1 को करते हैं और प्राइमरी SN2 को करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, अभी मैंने बोला जो प्राइमरी SN2 को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी प्राइमरी का SN2 फॉलो करना भी मुमकिन नहीं रहता। मसलन ये मेरे पास एक प्राइमरी सबस्ट्रेट है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड में ये लीविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा होगा, इस मॉलिक्यूल को ये जा रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल इस सेंट्रल कार्बन पे अटैक कर रहा होगा। अब ज़रा गौर करें, अगरचे कि ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है या जो प्राइमरी स्टेट बनती है, लेकिन ऐसे में न्यूक्लियोफाइल का इस जगह पे आना इतने बल्कि ग्रुप्स की मौजूदगी में मुमकिन नहीं रहता। सो इवन इट वाज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट, लेकिन फिर भी इसको SN2 के साथ भी फॉलो अप देना
ज़रा मुश्किल हो गया। तो मैं ये जो बात बता रहा था कि प्राइमरी हमेशा SN2 ही फॉलो करते हैं, तो कभी कभी प्राइमरी को भी SN2 फॉलो करना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बल्कियर ग्रुप्स होते हैं, अगरचे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का सीन नहीं बना, लेकिन फिर भी ये जो बल्की ग्रुप्स होते हैं ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिकली हिंडर करेंगे और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देते। ऐसे में आपको एक बात बताता चलूँ कि इस केस में जबकि वो हो भी प्राइमरी सबस्ट्रेट और SN2 भी फॉलो करना उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को किसी हद तक अवॉइड कर देते हैं, तो वो एक नई किस्म का रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। यानी अगर एक प्राइमरी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इट शुड फॉलो SN2 मैकेनिज्म, बट अगर SN2 में न्यूक्लियोफाइल का आना ही हिंडर कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा ये मॉलिक्यूल SN1 और SN2 को छोड़ के ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं करना चाहता। ऐसे में जब बल्कि ग्रुप रोक देते हैं, SN2 भी नहीं होने देते, तो फिर वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे ही मांद पड़ जाते हैं। माइनर प्रोडक्ट होगा जो सब्स्टिट्यूटेड होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन वाला होगा। सो आगे चल के इस लेक्चर में हम एक लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इन बातों को करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पे। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली हेट्रोलिटिक होते हैं। आपने देखा न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप का चले जाना, न्यूक्लियोफाइल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आता है, लिविंग ग्रुप अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर फ्लिप करवा के चला जाता है। इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का बनना और 2 ही इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रॉन का टूटना, इसको हम हेट्रोलिटिक ब्रेकेज कहते हैं। होमोलिटिक में सिंगल सिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो होता है डेवलप होता है। हेट्रोलिटिक में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं या जाते हैं। तो हमने SN1 में भी देखा, SN2 में भी देखा, 2 इलेक्ट्रॉन की आमद है और 2 की ही रवानगी है। तो हेट्रोलिटिक रिएक्शंस हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और रिमेंबर दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादातर सॉल्वेंट्स के अंदर ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो दर हकीकत हमारा सॉल्वेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है, तो ये सॉल्यूशंस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, न्यूक्लियोफाइल जो होता है या तो वो न्यूट्रल होगा विद लोन पेयर्स या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह सबस्ट्रेट जो है या तो वो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए जब भी एक न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो 4 तरह के रिएक्शन मुमकिन हैं। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, सबस्ट्रेट पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल, सबस्ट्रेट पॉजिटिव। अब इसी तरह आप न्यूक्लियोफाइल को एक फ़िक्स चीज़ रखें और सबस्ट्रेट को बदल दें, ये सबस्ट्रेट को फिक्स रखें, न्यूक्लियोफाइल को बदल दें। यानी न्यूक्लियोफाइल को या तो आप नेगेटिव रख सकते हो या आप न्यूट्रल रख सकते हो। इस तरह सबस्ट्रेट को या तो आप न्यूट्रल रख सकते हो या पॉजिटिवली चार्ज रख सकते हो। तो 4 तरह के रिएक्शन मुमकिन हैं बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट। इसी की बेस पे आपको बात बताता चलूँ, जिस वक्त SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो ट्रांजिशन स्टेट में या तो चार्ज क्रिएशन होगी या चार्ज डिस्ट्रक्शन होगी या चार्ज डिस्पर्सल होगा। चार्ज प्रोडक्शन, चार्ज डिस्ट्रक्शन या चार्ज डिस्पर्सल, 3 केसेस मुमकिन हैं। या जिस वक्त कार्बोकेटाइंस बनते हैं वहाँ पे चार्ज नॉर्मली चार्ज फॉर्मेशन होती है, क्रिएशन होती है, लेकिन आगे चल के उन्हीं रिएक्शन में या तो डिस्पर्सल हो जाएगा या जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 3 तरह की रिएक्शन मुमकिन है, या तो चार्ज की डिस्ट्रक्शन होगी किसी भी रिएक्शन में, या क्रिएशन होगी, या डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा। और अब आपको एक बात बताता चलूँ, जो सॉल्वेंट है वो हर किस्म की चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता है। मसलन मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों का हवाला दिया। सॉल्वेंट कैन रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स, इंटरमीडिएट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट्स। रिएक्टेंट्स क्या हैं? रिएक्टेंट का मतलब है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो मैंने अभी बताया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी हो सकता है और इट कुड हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर तो पोलर सॉल्वेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी उसने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर लिया। अब न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्टेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी चार्ज है, सबस्ट्रेट के ऊपर भी चार्ज है। सॉल्वेंट अगर पोलर है वो ना सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है बल्कि वो सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली
मैंने बताया सॉल्वेंट ने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, यानी वो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, ये इंटरमीडिएट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जिस वक्त हम SN1 फॉलो कर रहे होंगे, पहला स्टेप हो चुका होगा, आयोनाइजेशन हो गई, अब कार्बोकेटाइन पैदा हो गया, दैट इज़ द इंटरमीडिएट। अब उस इंटरमीडिएट पे भी चार्ज जाके उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के ऊपर अटैक कर सकता है। या ट्रांजिशन स्टेट जो हम SN2 में स्टडी करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में भी जो हम मैंने अभी बताया, ट्रांजिशन स्टेट में भी या तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा, क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा, या डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज। अगर क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा तो कोई भी सॉल्वेंट जो पोलर है वो जाके ट्रांजिशन स्टेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली जिस सॉल्वेंट के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं वो रिएक्टेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ट्रांजिशन स्टेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और अल्टीमेटली इट कैन रिएक्ट विद इंटरमीडिएट्स, ये इंटरमीडिएट्स के साथ भी रिएक्ट करवा सकता है। यानी सॉल्वेंट जो है वो SN1 में भी रिएक्ट करता है, SN2 में भी रिएक्ट करता है, और इन दोनों के मैकेनिज्म होने से पहले रिएक्टेंट्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब कोई भी सॉल्वेंट किस हद तक रिएक्टिव हो सकते हैं इन चीज़ों के साथ, दिस विल डिपेंड अपॉन इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है किसी भी सॉल्वेंट का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है उस सॉल्वेंट के अंदर कितनी पोलैरिटी है, और वो पोलैरिटी उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद पड़े आयंस को किस हद तक स्टेबलाइज कर सकती है, हम उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, यानी जितना ज़्यादा पोलर होगा कोई सॉल्वेंट, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है वो। अब मैं यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट करने का एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जो हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की हाइड्रोलिसिस आपने करनी है, अगर तो आप इसको एथानॉल की मौजूदगी में करवाते हैं और वाटर की मौजूदगी में करवाते हैं। वाटर हैज़ अ हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज़ कम्पेयर टू एथानॉल। अल्टीमेटली 1000 टाइम्स वाटर को अगर आप एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस था, हम जो SN1 वाया SN1 होता है, हम 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वाटर को इस्तेमाल करके, बिकॉज वाटर इज़ मोर पोलर दैन एथानॉल। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1000 गुना बढ़ा सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे SN1 और SN2 के बारे में बताते हैं। चलो सॉल्वेंट दोनों के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं। जो 2 रिएक्शंस हैं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो मैंने बताया था, जिसमें 5 चीज़ें सेंट्रल कार्बन को घेरे होती हैं। मैंने ये भी बताया ट्रांजिशन स्टेट में या तो क्रिएशन ऑफ चार्ज होगी, अगर या डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज, या डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। अगर तो क्रिएशन ऑफ चार्ज होगी ट्रांजिशन स्टेट में, ऐसे में जो पोलर सॉल्वेंट है उसको स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट में डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो गई या डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज हो गई, ऐसे में क्या होगा, जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो उस कदर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो हो सकता था क्रिएशन ऑफ चार्ज के सीन में। अब SN1 के बारे में बताता चलूँ। SN1 में तो वैसे ही कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अल्टीमेटली कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, अब उसको जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसलिए जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो ज़्यादातर SN1 को सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू SN2। और SN2 के अंदर भी यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसमें भी वो ट्रांजिशन स्टेट जिसमें क्रिएशन ऑफ चार्ज होगी उसको पोलर सॉल्वेंट सपोर्ट करेंगे, जिसमें डिस्पर्सल या डिस्ट्रक्शन होगी उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और आखिर पे बात बताता चलूँ, जो सॉल्वेंट इफेक्ट है उसमें एक इफेक्ट ये भी है, जो मैंने अभी बताया कि सॉल्वेंट तो रिएक्टेंट्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, यानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। डेफिनेटली अगर आप न्यूक्लियोफाइल बाहर से ऐड करेंगे, यानी आपका सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर रहा, सॉल्वोलाइसिस नहीं हो रही, बाहर से न्यूक्लियोफाइल आया है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है तो जो सॉल्वेंट है वो अटैक उस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले भी कभी कभी उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसे सॉल्वेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। यानी न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने से पहले ही सॉल्वेंट उसको कैप्चर कर ले, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। तो जितने भी प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे H2O, एथानॉल, मेथानॉल, ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर लेते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जो हमारे पास ये प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे DMSO यानी डाई मिथाइल सल्फोक्साइड और DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, इस तरह के जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनका इफ़ेक्ट कम होता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। अदरवाइज़ जो प्रोटिक होते हैं लाइक वाटर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनका असर जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल को पहले ही डंप करना
उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देना उनमें ज़्यादा होता है प्रोडक्ट में। सो ये हमने कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं जिनमें इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था और इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले 2 इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।